हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 की बुक के 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये 8th चैप्टर है पादप में जनन। यानी अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए जंतुओं और पादप दोनों को जनन करना पड़ता है ताकि ये अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकें और पौधे अपने जैसा पौधा उत्पन्न कर सके। इस लेसन में पादप में जनन यानी पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है और 1 या 2 प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। तो रात को 9 बजे वह वीडियो आती है, आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप जनन कैसे करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो पादप में जनन की विधियां हैं, उनके द्वारा ही पादप जनन करते हैं। तो इस लेसन में इन्हीं विधियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यही लिखा है कि जनन की विधियां, यानी जनन की विधियां कितनी हैं और किस प्रकार से जनन होता है ये बताया गया है। लिखा है, कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। ये सब कक्षा 6 वाली किताब में मैंने आपको पढ़ाया था। आगे लिखा है, ये पादप के कायिक भाग होते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। तो वसंत ऋतु के बाद आम के पौधे में पुष्प निकलते हैं और पीले पीले गुच्छे जैसे दिखाई देते हैं। यदि आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा। आगे लिखा है, यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए पुष्प को महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि यही जनन का कार्य करते हैं। आगे लिखा है, वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। यानी किसी पुष्प में या तो सिर्फ नर जनन अंग होंगे या मादा जनन अंग होंगे या दोनों ही होंगे। आगे लिखा है, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं 2 प्रकार? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यानी जो पादप होते हैं इनमें 2 प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो एक एक करके इनके बारे में बताया गया है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न करते हैं और लैंगिक जनन में जो नए पौधे बनते हैं वे बीजों द्वारा बनते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है कि बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना बीजों के ही ये नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, बीज को जमीन में बोया जाता है और फिर नया पौधा बनता है। अब इसको डिटेल में समझाया गया है। सबसे पहले लिखा है अलैंगिक जनन। लिखा है, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहले है कायिक प्रवर्धन।
उसके बाद मुकुलन है, खंडन है। तो ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो सबसे पहले लिखा है कायिक प्रवर्धन के बारे में। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप लोगों ने देखे हैं जो बिना बीजों के उत्पन्न होते हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको उदाहरणों के बारे में बताएंगे। लिखा है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कायिक भागों से होता है, जैसे कि पत्ती है, तना है, कली है, इन सब से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए इस जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है, लेकिन हमें क्रियाकलाप याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें पढ़ने की भी क्रियाकलाप आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुलाब का पौधा होता है, उसकी जो लकड़ी होती है वह अगर मिट्टी में लगा दी जाए तो कुछ समय बाद वह नया पौधा बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुलाब के पौधे में कायिक प्रवर्धन होता है, और यही इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि गुलाब के पौधे को किस प्रकार से उगाएं। तो जो गुलाब के तना होता है उसे कलम किया जाता है और उसी से नया पौधा बन जाता है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, आलू। आलू जब कुछ समय तक घर में रखा रहता है तो उसके ऊपर इस प्रकार की अंकुरित भाग दिखाई देते हैं। ये आप सभी लोगों ने देखे होंगे। अब अगर इस आलू को काट कर बो दिया जाए तो इससे नया पौधा बन जाता है और कुछ समय बाद उसमें आलू उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आलू की आंख कहलाती है, और इसी से एक नया पादप यानी पौधा बन जाता है। तो अगला उदाहरण यही है, जो आलू होता है उसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। यानी आलू में, गुलाब में अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन में कौन सा जनन होता है? कायिक प्रवर्धन। इसी प्रकार से आप अदरक भी उगा सकते हैं। अदरक में भी आपने जब कभी भी मार्केट से अदरक आप लोग ले आते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कई बार इस तरीके की कलिकाएं आपको दिखती हैं, और यही अदरक यदि आप मिट्टी में बो दें यानी मिट्टी में दबा दें तो उससे नया पौधा निकल आएगा। यानी अदरक में भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसी प्रकार से हल्दी में भी कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये सभी उदाहरण आपको याद रखने हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो आपको याद रखना है आलू, गुलाब, अदरक, हल्दी। इसके अलावा एक और पौधा होता है जिसकी पत्तियों से नया पौधा बनता है। तो आगे यही लिखा हुआ है। तो लिखा है ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलकाएं होती हैं। ये पौधा आप लोगों ने शायद देखा हो, मेरे घर में ये लगा हुआ है। तो इसकी पत्तियों से नया पौधा निकलता है। आगे लिखा है यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया, यानी इनके पौधे जो है जड़ों से नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं। तो इन सभी में भी क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। डहेलिया है, शकरकंद है। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर चट्टा जो मैंने अभी आपको बताया था उसकी ये पत्ती है, और इस प्रकार से उसमें नया पौधा निकल जाता है। आगे लिखा है कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य रूप से अलग यानी विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म दे सकते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो जो कैक्टस होता है यदि उसके एक भाग को काट कर आप कहीं अलग जमीन में लगा देते हैं तो कुछ समय बाद वह पौधा बन जाता है। तो कैक्टस के जो भाग होते हैं उनसे भी नया पौधा बन जाता है। तो कैक्टस में भी कायिक प्रवर्धन होता है, पत्थर चट्टा में भी, शकरकंद में भी, डहेलिया में भी, इन सब में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा
पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। यानी कि जो पौधे बीजों से उगते हैं और जो पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं, तो जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं उनमें पुष्प और फल जल्दी आ जाते हैं, जबकि बीजों द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प और फल देर में आते हैं। आगे लिखा है, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। यानी जिस पौधे का ये भाग होते हैं उससे नया पौधा बिल्कुल उसी के तरीके का होता है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो अभी लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल में बताया जाएगा। अभी अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली विधि कायिक प्रवर्धन थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विधि है मुकुलन। तो मुकुलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है। तो ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है, तो इसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं, अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोश का जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। तो ईस्ट के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन करता है, यानी इसे श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जनन कैसे करता है? मुकुलन द्वारा। तो इस जनन की विधि को आगे क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है। लिखा है, शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए। यानी ये बुक जो है क्लास 7th की है, तो ये शिक्षक शिक्षिका द्वारा करना है क्रियाकलाप। हमें सिर्फ इसको पढ़ना है, क्योंकि हमें ईस्ट के जनन की प्रक्रिया को समझना है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को और याद रखना है कि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। लिखा है, बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें, आपको क्या दिखाई देगा। आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। आगे लिखा है, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। यानी कि आप ये देख सकते हैं, ये ईस्ट कोशिका है। इस प्रकार से ये विकसित होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे ये और विकसित हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है। आगे यही लिखा हुआ है, मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी ये बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये मुकुल जो है विकसित हो रहा है, फिर इस तरीके से विकसित होगा और फिर इतने जल्दी विकसित होगा कि इसकी एक श्रृंखला बन जाएगी। तो आपको इतना याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि मुकुलन द्वारा जनन कौन करते हैं, तो ईस्ट करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। आगे लिखा है, खंडन अलैंगिक जनन की ये एक और विधि है, खंडन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग की अब पंखी गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। सभी ने देखे हैं।
मैंने, आपने, सभी ने देखे हैं। तालाबों में ये अक्सर दिखाई देते हैं, ऊपर ऊपर हरे रंग के। आगे लिखा है ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि तालाब चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ ही समय में, यानी आप देखेंगे कि तालाब का पानी कहीं से नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर पूरे में हरा हरा दिखता है, क्योंकि ये शैवाल बहुत ही जल्दी वृद्धि करते हैं और ये खंडन द्वारा जनन करते हैं। ये आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन की एक और विधि है बीजाणु निर्माण। अलैंगिक जनन की मैंने आपको 4 विधियां बताई। कौन कौन सी? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और ये है बीजाणु निर्माण। इसके बाद लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले बीजाणु निर्माण पढ़ लेते हैं। लिखा है अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उगाते हैं, यानी कि यदि ब्रेड कुछ समय तक रखी रहे तो वो खराब हो जाती है और उस पर उगाते हैं कवक। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, यानी जो कवक होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? बीजाणु द्वारा जनन। यहाँ आप फर्न में बीजाणु जनन देख सकते हैं। ये बीजाणु धानी पुंज हैं, बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। तो ये फर्न में बीजाणु द्वारा जनन होता है और कवक में। आपको उदाहरण याद रखने हैं। तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया और उसकी सभी विधियां भी पढ़ ली। अब लिखा है लैंगिक जनन। अभी जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें इस लेसन से एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान से समझना है। पुष्प से एक प्रश्न पूछा गया था। यदि आप लोगों ने पेपर देखा है तो आपको पता होगा। चलिए पढ़ लेते हैं लैंगिक जनन। लिखा है पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। ये आपको कक्षा 6 वाली जो बुक मैंने पढ़ाई तब मैंने आपको पुष्प के भागों के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको जरूर याद होगा। अब ये जो पुष्प होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो आगे यही बताया गया है कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी जिनमें एक ही प्रकार का अंग होता है, या तो पुंकेसर होता है और या स्त्री केसर होता है, तो वह कहलाते हैं एक लिंगी, क्योंकि इनमें एक ही लिंग है। और जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे होते हैं द्विलिंगी पुष्प। आगे लिखा है मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि कौन से पुष्प एक लिंगी होते हैं और कौन से द्विलिंगी। तो मक्का है, पपीता, ककड़ी और खीरा, इनके पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब,
पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर। यानी कि नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं और हो सकता है कि अलग अलग पादपों पर ये उपस्थित हों। आगे लिखा है, क्या आप पुंकेसर में पराग कोष और तंतु को पहचान सकते हैं? पराग कोष में पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। अब आप चित्र में समझ लीजिए, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के भाग है पराग कोष है, पुतंतु है। नीचे स्त्री केसर दिखाया गया है। इसके भाग कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड और अंडाशय। ये है बीजांड, ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। और ये जो बीजांड है ये अंडाशय में पाया जाता है। यानी जो अंडाशय है उसमें एक या अधिक बीजांड पाए जाते हैं। और मादा युग्मक अथवा अंड का जो निर्माण है वह बीजांड में ही होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बूझो जानना चाह रहा है कि परागकण में जो नर युग्मक उपस्थित होते हैं वह बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक कैसे पहुंचते हैं? तो वह पहुंचते हैं परागण द्वारा। तो चलिए परागण के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और जब परागकण पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। यानी यदि उसी पुष्प पर परागकण गिर जाते हैं तो वह स्वपरागण कहलाता है। और उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर गिरते हैं तो वह परपरागण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये परागण होता है जिसके द्वारा ही नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। यहां आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो परागकण हैं ये जो परागकण आप देख रहे हैं ये इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो ये स्वपरागण कहलाता है। और यही परागकण यदि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जैसे इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए हैं, तो ये परपरागण कहलाता है। दोनों में अंतर आपको याद रखना है। अब लिखा है निषेचन। निषेचन के बारे में लिखा है, तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोश का युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी कि युग्मक बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का जो प्रक्रम है वह कहलाता है निषेचन। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ये आपको याद रखना है। यह चित्र के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं युग्मनज का निर्माण हो रहा है। ये अंकुरित होता परागकण है।
ये अंडकोश का है, ये पराग नल का है। तो ये चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब लिखा है फल और बीज का विकास। तो फल और बीज का विकास कैसे होता है ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो लिखा है निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है वह किसमें विकसित होता है। तो उसमें गलत कथन पूछा गया था कि निषेचन के पश्चात अंडाशय बीज में विकसित हो जाता है, तो वह गलत था। आपको याद रखना है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट। आपने सभी फल खाए होंगे, सभी को देखा होगा, तो आपको पता ही है सेब है, संतरा है, अंगूर है, ये रसीले फल हैं, जबकि अखरोट है, बादाम है, ये कठोर फल हैं। आगे लिखा है, तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है, अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। अब लिखा है बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन क्या है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों के प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्र पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए हैं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। तो यदि एक ही प्रकार के पौधों को एक साथ उगा दिया जाए तो उनमें क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी खनिज, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, इन सब के लिए। और यदि ये अलग अलग स्थानों पर उगते हैं तो ये क्या करते हैं? नए आवासों में अपनी पकड़ को बनाते हैं, यानी ये नए आवास में भी उग सकते हैं। आगे लिखा है प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। आगे लिखा है प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। इंसानों के द्वारा भी होता है, जानवरों के द्वारा भी होता है, पवन द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है। तो यही बताया जा रहा है। आगे लिखा है सहजन यानी ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार यानी आंख के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये है सहजन के पंखयुक्त द्विफल यानी मैपिल के बीज। यहाँ आप देख सकते हैं सूरजमुखी के रोम युक्त फल और मदार यानी आंख के रोम युक्त बीज। ये बहुत आसानी से हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। आगे लिखा है कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। और ये प्रश्न पूछा गया है।
प्रश्न पूछा गया था कि जल में तैरता हुआ कौन सा ऐसा बीज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो वह है नारियल। आगे लिखा है कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं यूरेना एवं जैंथियम। यहाँ आप जैंथियम देख सकते हैं। ये जो आपको हुक जैसे दिख रहे हैं, ये आसानी से जानवरों के बालों से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। आपने भी कई प्रकार के ऐसे बीज देखे होंगे जो आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा इसी प्रकार से करते हैं। आगे लिखा है कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और वाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। यानी क्या होता है कि इनके जो फल होते हैं झटके के साथ फटते हैं और फटने पर जो बीज है वो दूर दूर जाकर गिरते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा। ध्यान से आपने समझा होगा, मुझे आशा है। और जहां पर भी आपको समझ में ना आया हो, डाउट हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा ईवीएस को मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ। यदि आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ईवीएस मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैंने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के, और उन्हीं से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी उसकी एक ही वीडियो आई है, मैंने क्लास अभी ही शुरू की है और जल्द ही मैं कंटिन्यू क्लास लूँगी, तो आप लोगों की ईवीएस जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।